हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी में स्वागत है। हमारी जो आर्मी अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न के साथ अतिरिक्त तत्वों को भी इसमें बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले तो हम बौद्ध ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 महाजनपद है। जो सबसे समृद्धशाली, जो सबसे बड़ा जनपद था वो कौन सा महाजनपद था? मगध। और इसका एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, इसका एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, तो इसको भी याद रखिए। वो कौन सा है? अस्मक। तो इसको भी याद रखिए। चारों फैक्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? यह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अभी हाल में ही वैदिक घड़ी जिसका नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित की गई है। कौन से शहर में? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और किस देश के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 14वां संस्करण संपन्न हुआ है? यह संयुक्त सैन्य अभ्यास से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। यहां पे पूछा गया है वज्र प्रहार का 14वां संस्करण अभी दिसंबर 2023 में संपन्न हुआ है। यह किस देश, भारत और किस देश के मध्य है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका। तो किस देश के? यह भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ है वज्र प्रहार का 14वां संस्करण। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है उनको भी देख लीजिए। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के मध्य मैत्री व्यापार, इंडो थाई कॉर्पोरेट, भारत और थाईलैंड के मध्य वज्र प्रहार जो प्रश्न में पूछा गया है, युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के मध्य गरुण शक्ति, समुद्र शक्ति, भारत इंडोनेशिया, शक्ति व्यायाम, वरुण व्यायाम, गरुण व्यायाम, ये भारत और फ्रांस के मध्य, धर्म संरक्षक जाइमेक्स, ये भारत और जापान के मध्य। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है प्रमुख सैन्य अभ्यास की, इनको देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय जो कोई अवार्ड पाए हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। यहां पे पूछा गया है मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करता पहले भारतीय कौन है? जो मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो यहां पे ऑप्शन में देखें सी राजगोपालाचारी। ये कौन है? ये भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं। श्री जी शंकर कुरूप, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, यदि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार पूछा जाता है तो भी, और साहित्य के क्षेत्र में तो भी, ये 1913 में इन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। यहां पे पूछा गया है मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करता, तो वो कौन है? आचार्य विनोबा भावे। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे। इसके अलावा इन तथ्यों को भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रथम पुरस्कार और उनके व्यक्तित्व दिए गए हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जी शंकर गुरूप है। अंग्रेजी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आर नारायणन, आर के नारायणन। बुकर प्राइज किसने प्राप्त किया है? तो सलमान रुश्दी। बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति राय। राष्ट्रपति बनने के बाद पहले भारत रत्न किसने प्राप्त किया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये सीवी रमन थे, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये पहले वैज्ञानिक थे। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र उद्योगपति कौन है? तो जे.आर.डी. टाटा हैं। भारत रत्न से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। और परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं
तो इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? यहां पे देखें तो साहित्य के क्षेत्र में, विश्व शांति, संगीत, पत्रकारिता, तो किस क्षेत्र के लिए? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है ये विश्व शांति के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? विश्व शांति के लिए। इसके अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हैं और उनका संबंध किससे है, तो ये भी देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, ये विश्व फिल्म सिनेमा से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। मान बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जिसकी बात कर रहे थे, प्रश्न पूछा गया है विश्व शांति के लिए। नोबेल पुरस्कार ये शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अलावा रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इससे भी पूछा जा सकता है, तो ये शासकीय सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, रचनात्मक संचार कला, अंतरराष्ट्रीय स्तर में लेखन इत्यादि के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 दशक नामक पुस्तक के किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? संसद का जो 3 दशक, ये पुस्तक किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? तो यहां पे देख लें, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। तो संसद के 3 दशक किसकी रचना है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी की। और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक वगैरह हैं जिनके बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है, पूछे गए हैं। ज्योतिबा फूले की पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, बार बार पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है। अरविंद घोष की वंदे मातरम। महात्मा गांधी की यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। देवेंद्रनाथ टैगोर की इंडियन मिरर है। जेम्स हिक्की की बंगाल गजट। राजेंद्र प्रसाद की कौन सी है? तो सत्याग्रह एंड चंपारण, इंडिया डिवाइडेड। अटल बिहारी वाजपेयी की संसद के 3 दशक और मेरी इनक्यावन कविताएं। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट दिवस से संबंधित है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? यहां पे देखें ऑप्शन में तो 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो प्रश्न पूछा गया है प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को, गांधी जी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 29 अगस्त इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस और 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? जब हमारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं और वहां से पृथ्वी को देखते हैं तो कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी का दिखाई देता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें 50%, 52%, 55%, 57%। तो कितने प्रतिशत? 57%। 57% भाग हमारा पृथ्वी का दिखाई देता है। कहां से? चंद्रमा से। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम संबंधी घटनाएं किस वायुमंडल की कौन सी परत में घटित होती है? तो यहां पे सबसे पहले परतों को समझ लेते हैं। सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है, जो 0 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। दूसरी परत कौन सी होती है? समताप मंडल, 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। उसके बाद मध्य मंडल होती है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और उसके बाद आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यहां पे पूछा गया है मौसम संबंधी घटनाएं, ये सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में होती है।
यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसकी, जिसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है, इसमें वायुयान, जो वायुयान चलते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं। इसके अलावा जो ओजोन परत पाई जाती है वो इसी समताप मंडल में पाई जाती है, 18 से 50 के बीच में। इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। सॉरी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? यहां पे पूछा गया पूर्ण स्वराज की मांग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये डेट भी याद रखिए, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। बी राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। और यही दिवस जो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसी कारण 26 जनवरी का दिन चुना गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिए। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन था। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो एक तो प्रश्न यही बन जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। किसके मध्य हुआ था? बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध प्रमुख रूप से लड़े गए हैं। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 में। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जो प्रश्न में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसके अलावा 1528 में और 1529 में भी युद्ध लड़े गए हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। 1528 में जो युद्ध लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध था, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था, बाबर और महमूद लोधी के मध्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये त्योहारों से संबंधित है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भारत में किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा ये भारत के किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और आसाम। तो कहां पे? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। पंजाब में कौन सा मनाया जाता है? तो वैसाखी। आसाम में कौन सा मनाया जाता है? तो बिहू। तो इस तरह से इनको भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट त्योहार और उत्सव हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, इनको भी देख लीजिए। हार्डमिल त्योहार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, नागालैंड में मनाया गया है अभी हाल में। केरल में कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो ओणम, विशु, परिपली, गजमेला कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में। उड़ीसा में बाली यात्रा कहाँ पे निकाली जाती है? तो उड़ीसा में। धानु यात्रा, नुयाखाई, चैत्र यात्रा इत्यादि। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, जो अभी प्रश्न में पूछा गया है। बैसाखी ये मोस्टली पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। फगली ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पक्के पक्का हार्नबिल तमांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और बिहू बिजीक कहाँ पे मनाया जाता है? तो आसाम में मनाया जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी लिस्ट है, इनको देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? पहला प्रश्न यही है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। और ये पहली बार कब गाया गया था? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, 1896, 1947, 1950, 1956। तो ये कब गाया गया था? 1896 में। ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अधिवेशन को भी याद रखिए। वंदे मातरम लिया कहां से गया है? तो वंदे मातरम को जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये नाम याद रखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके रचयिता से भी पूछा जा सकता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां पे? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। और इसको सबसे पहले संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था
24 जनवरी 1950। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। किस रूप में? राष्ट्रीय गीत के रूप में। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी का पूरा नाम क्या है? बार बार ये शब्द चर्चा में रहता है, एनएसजी एनएसजी। न्यू सैंपल गाइड, नेक्स्ट स्टेट ग्रुप, नेशनल सेविंग गारंटी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये आतंकवादी विरोधी दस्ता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1884 में इसका गठन हुआ था, सॉरी 1984 में इसका गठन हुआ था ब्लू ऑपरेशन के पश्चात। और ये इफेक्ट में कब आया था? तो 1986 में, 1986 से ये प्रभाव में आया था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इन फैक्ट को भी याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स से जुड़ा है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस ये किसे जाना जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देख के कर्णम मालेश्वरी, ये आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा, पीवी सिंधु, हिमा दास। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास को, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से। सुनील गावस्कर को क्या बोला जाता है? लिटिल मास्टर। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से। मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? तो सुपर मॉम के सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? मैरी कॉम को। राहुल द्रविड़ को दावाल के नाम से। कर्णम मल्लेश्वरी आयरन लेडी के नाम से। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से। महेश और भूपति को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन एक्सप्रेस। विश्वनाथन आनंद को लाइटिंग किंग के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, पीटी उषा को द पायोली एक्सप्रेस और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इन सारे इफेक्ट को देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। यहां से हमारे जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी खंड बाद देखते हैं साइंस के क्वेश्चन को। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? यहां पे पूछा गया है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब ये बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है ये उच्च ताप, दूर रखी वस्तु के उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। और वायु की चाल हम किससे नापते हैं? तो एनीमोमीटर। इसको भी याद रखिए, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, घनत्व किससे? हाइड्रोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं और उनके मापक हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो ये तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर को मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर से हम क्या मापते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का। हाइग्रोमीटर में क्या मापते हैं हम? हवा की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापते हैं किसमें? हाइग्रोमीटर से। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। फायदोमीटर से क्या मापते हैं? तो समुद्र की गहराई को हम किसमें मापते हैं? फायदोमीटर से। कार्डियोग्राम से हम क्या मापते हैं? तो हृदय की गति का मापन जो किया जाता है वो कार्डियोग्राम से किया जाता है। और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। यह किसके कारण होता है? जब ट्रेन चलती है तो जो बॉडी पार्ट नीचे होता है, जो शरीर के जो सीट के साथ कांटेक्ट में होता है, तो वो ट्रेन के चलते ही वो चलना शुरू कर देता है। जबकि ऊपर का भाग क्या होता है? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, तो वो नहीं चलता। तो ये किसके कारण होता है? और यही कारण है कि जब ट्रेन चलती है तो मानव का जो शरीर होता है उसका सर जो होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखिए, जड़त्व आघूर्ण, गति का जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण, स्थिरता का जड़त्व। ये किसके कारण होता है? स्थिरता का जड़त्व, इंटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी के कारण होता है। जैसे ही ट्रेन चलती है तो जो यात्री बैठे होते हैं उनका सर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। और ये किसके कारण होता है? स्थिरता का जड़त्व के कारण। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? यहां पे पानी के घनत्व की बात की गई है, अधिकतम घनत्व की बात की गई है। ये प्रश्न 3 टाइप से पूछा जा सकता है। पानी का हिमांक बिंदु, पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का अधिकतम घनत्व। तो पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री। क्वथनांक बिंदु जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट।
पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीनों पॉइंट याद रखिए, हिमांक पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अधिकतम घनत्व जो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। जो मानव शरीर के भीतरी भागों में किस यंत्र के द्वारा रोगों की पहचान की जाती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्रेस्कोग्राफ, एंड्रोस्कोपी, कार्डियोग्राफ, जायरोस्कोप। तो यहाँ पे जो होती है एंड्रोस्कोप के द्वारा ये शरीर के अंदर भेजा जाता है और वो वहां से फोटोग्राफी वगैरह करके रोगों की पहचान करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोस्कोप। यहाँ पे ऑप्शन दिया क्रेस्कोग्राफ, इससे क्या मापा जाता है? तो ये पौधों की वृद्धि मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय के मापन का उपयोग किया जाता है। और ये जो होता है जायरोस्कोप, इसमें किसी वस्तु का कोणीय झुकाव, जो किसी वस्तु का झुकाव होता है इसको मापा जाता है, झुकाव को। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण और मापक है तो उनको भी देख लीजिए। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के मापन में, एंड्रोस्कोपी मानव शरीर के भीतरी भाग के परीक्षण में, कार्डियोग्राफ कहां पे उपयोग होता है? तो हृदय की गति के मापन में कार्डियोग्राफ का, जायरोस्कोप वस्तु का कोणीय स्थिति झुकाव के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जायरोस्कोप का। आर्डियोग्राम कान के लिए, ईसीजी हृदय के लिए, ईईजी मस्तिष्क के लिए, मैमोग्राम स्तन की जांच के लिए, कार्डियोग्राम हृदय की गति के मापन के लिए, और एनीमोमीटर वायु का वेग इत्यादि इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंतु विज्ञान के जनक कौन है? यहां पे पूछा गया है जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो यहां पे ऑप्शन में देखिए थ्रियोफ्रेटस, ये चिकित्सा विज्ञान के जनक है। डार्विन, ये जो मानव का ऑर्गन हुआ था तो ऑर्जिन से संबंधित है, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये जनक कौन है? अरस्तु है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक होता है? जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा रक्त समूह होता है? तो बी प्लस, ओ, ए बी प्लस, ए प्लस। तो कौन सा रक्त समूह होता है? ये ओ होता है। रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि इस ब्लड ग्रुप का किसी भी मानव शरीर में, किसी भी ब्लड ग्रुप के मानव शरीर में चढ़ाया जा सकता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यदि सर्वग्राही की बात करें, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो वो कौन सा है? ए बी। तो ये भी याद रखिए। यहां पे यूनिवर्सल डोनर की बात की गई है तो विटामिन ओ, और यदि यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो विटामिन ए बी। इसको भी याद रखिए। यहां पे नेक्स्ट देख लेते हैं, अश्व शक्ति किसकी इकाई है? जो हार्स पावर होती है, यूनिट ऑफ हार्स पावर, ये किसकी इकाई होती है? वेग, भार, दूरी, शक्ति। तो अश्व शक्ति किसकी इकाई होती है? ये शक्ति की इकाई होती है। ये इंग्लिश वाला काट दीजिएगा, एक गलत टाइपिंग हो गई है, हिंदी में देख लीजिएगा। अश्व शक्ति किसकी इकाई होती है? तो ये शक्ति की इकाई होती है, पावर की इकाई होती है। और एक हार्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो इसको भी याद रखिए। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता जो होती है हम किससे मापते हैं? हर्ड से, वेबर से, डायोप्टर से, हेनरी से। तो किससे मापा जाता है? ये डायोप्टर से मापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, लार, अग्नाशय, रक्त, बाल। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो रक्त के आरबीसी, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें पाया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में, रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य होता है, यह रक्त के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों, कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाके कहां पे छोड़ता है? तो लंग्स में छोड़ता है, फेफड़े में छोड़ता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है।
यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में यदि हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो उसमें से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ये भी याद रखिए, हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। यह प्रश्न पूछा जाए कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो भी एनीमिया रोग होता है। ये दोनों ही तरह से याद रखिए इसको। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य की धातु ये कौन सी धातु है? ऑप्शन में देखें तो एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। कौन सी धातु है? ये टाइटेनियम है। जो टाइटेनियम होती है इसे भविष्य की धातु कहा जाता है, मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। कारण इसका क्या है कि इसकी जो मिश्र धातुएं होती हैं बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, बहुत ज्यादा तापमान सहने की क्षमता होती है, इसके अलावा अत्यधिक कठोर होती हैं, किसी भी टेम्परेचर किसी भी परिस्थिति में काम में आती हैं, इसलिए इसे मेटल ऑफ फ्यूचर भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को हम Ti से व्यक्त करते हैं। ये आवर्त सारणी में वर्ग समूह 4 में स्थित है और इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है? तो 22 है। तो ये भी याद रखिए, परमाणु क्रमांक कितना है? तो 22 है। इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अभी तक हम लोगों ने 500 से अधिक प्रश्नों को हल कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतिरिक्त फैक्टों के साथ इसको देखा है, तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसको भी देख लीजिए, रेफर कर लीजिए यदि नहीं देखे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।